आज मैं यथार्थवाद और अस्तित्ववाद पर बात करूंगी। मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बच्चे पढ़ने में छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं या छोटी छोटी चीज़ों में अंतर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा में यही चीज़ें जो है मार्क्स लेने में बहुत ही मदद करती है और उनका ये पेपर ख़राब हो जाता है या छूट जाता है। इसलिए मैं ये छोटे पॉइंट्स को लेकर आई हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि बच्चे पूछते हैं कि इनमें अंतर कैसे हम करें। बहुत ही बारीकी से इनमें अंतर होता है, जिसकी वजह से सोचना पड़ता है एक बार। तो हम देखते हैं कि जो यथार्थवाद है वो छायावाद के बाद आता है। और जहाँ छायावाद में हम लोग देखते हैं कि जो लोग थे वो एक सपने में या फिर एक सोच पे वो आधारित था छायावाद। उनके जो सपने होते थे, उनका जो सोच होता था, प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, तो उस पे आधारित होता था। लेकिन जो यथार्थवाद जब आया तो वो छायावाद से निकल के लोग यथार्थता में, धरातल पर जो सच्चाई था इसमें उसको दिखाया जाने लगा। प्रगतिवाद का पूरा जो लेखन है वो इसी पे आधारित है, यथार्थवाद पर आधारित है। पहले ये फ्रांस में शुरू हुआ यथार्थवाद और बाद में फिर ये रूस में आया। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखे हैं, मैं इसको बोलती जा रही हूँ। आपको अपनी भाषा में लिखी हुई है तो समझ में आएगा। और सबसे पहले साहित्य में आया यथार्थवाद और फिर ये कला में भी आने लगा और पूरे साहित्य में यूरोप में ये फैल गया। बॉलजॉक की लेखन में सबसे पहले इसको देखा जाता है, यथार्थवाद को बॉलजॉक की लेखन में सबसे पहले देखा गया। और यथार्थवादी जो थे वो रूस में गोगोल, तोलस्टॉय, चेखव, गोरकी, ये सब जो थे यथार्थवादी लेखक थे रूस में। तो इनकी जो नाम है वो कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लेखक जो है वो यथार्थवादी है, तो गोगोल, तोल्स्टॉय, चेखव, गोरकी और वॉलजॉक जो है वो सबसे पहले आए थे। तो इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है। और इनकी जो लिखने की जो शक्ति थी, जो क्रियाएं थी, वो क्या था, वो दैनिक जीवन पे आधारित होता था। जो रोज़ की, जो रोज़मर्रा की जो जीवन था, जो उस पे आधारित जो क्रियाएं होती थी, रोज़ जो इनके साथ जो घटित होता था, वो उसको लिखने के पक्षधर थे। स्वतंत्रतावाद में के विरोध में इन्होंने स्वच्छंदतावाद के विरोध में लिखा। स्वच्छंदतावाद क्या था, जिसमें इंसान जो है वो स्वच्छंद सोच, उसको बढ़ा चढ़ा के लोग बोलते थे, उसके ये विरोध में इन्होंने लिखा। इन्होंने बोला कि नहीं, जो सामान्य लोग जो दैनिक जीवन में जो झेल रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उनको इन्होंने प्राथमिकता दी। उसमें से हिंदी जो लेखन में जो हम देखते हैं तो प्रेमचंद्र सबसे अग्रणीय हैं। प्रेमचंद्र जो थे वो यथार्थवादी लेखक थे और इन्होंने सबसे अच्छा लेखन किया है। बहुत सारे एग्जाम्पल, आप जितने भी एग्जाम्पल प्रेमचंद्र के ले लीजिए, वो सब यथार्थ में आपको दिखाई देगा। चाहे वो गोदान हो या छोटी छोटी जो कहानियाँ इनकी रही है, वो सब भी यथार्थवादी लेखन ही रहा है। यथार्थवाद में अति यथार्थवाद में परिवर्तन हो गई। बाद में क्या हुआ, यथार्थवाद अति यथार्थवाद में परिवर्तित हो गई और यहाँ पे जीवन की कुरूपता को दिखाया गया। किसी की मृत्यु हो गई तो उसे चील कौवे नोच नोच कर खा रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि यथार्थवाद और अति यथार्थवाद में अंतर बताएं, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम जान लेंगे तो हमें लिखने में आसानी होगी। तो यथार्थ के बाद जब उसकी जो अति हो गई, बहुत ज़्यादा यथार्थ में लोग आ गए, तो उसमें लोग जो जीवन की कुरूपता है उसको भी दिखाने लगे। गाली गलौज का इस्तेमाल, ऐसी भाषाओं का भी इस्तेमाल होने लगा अति यथार्थवाद में। मानवता, निर्व्यक्तिकतावाद, समाज की बात, परिवेश की स्थितियाँ, सहज शैली, वर्णात्मक शैली, समकालीन समाज का चित्रण, सामान्य मानव, केंद्र में राज्य, जीवन रक्षा, स्वार्थी लोगों के खिलाफ लेखन। अब आप समझ गए होंगे कि यह जो है, ये सारे पॉइंट जो है यथार्थवाद की विशेषताएं हैं। ये जो था ये मानवता पे आधारित था। जो लोगों के मन में जो जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी रिक्शे वाले का चित्रण किया गया है या किसी मजदूर का चित्रण किया गया है या किसी गांव के किसान का चित्रण किया गया है, तो वहाँ पे मानवतावाद को दिखाने की कोशिश की गई है। और निर्व्यक्तिकतावाद, किसी खास पर्सन को लेकर चीज़ें नहीं बताई गई, यहाँ पे समाज की बात की गई। और परिवेश की स्थितियाँ जो कैसी थी उस समय, उसको दिखाया गया इसमें। शैली जो थी वो सहज था, आम आदमी तक पहुँचने वाली शैली थी। और वर्णात्मक शैली का इस्तेमाल किया गया, वर्णन किया गया, चीज़ों का विस्तार किया गया।
समकालीन समाज का चित्रण किया गया, जो उस समय का जो समकालीन समाज था उसका चित्रण किया गया। सामान्य मानव जो थे उनको केंद्र में रखा गया, सामान्य मानव, विशेष मानव नहीं, सामान्य मानव को केंद्र में रखा गया। और केंद्र में राज्य को रखा गया, जीवन रक्षा की बात की गई और स्वार्थी लोगों के खिलाफ लेखन किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी दर्शन क्या था। तो अस्तित्ववादी दर्शन में हम अंधा युग पर अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा, इसे हम मान के चलते हैं। अस्तित्ववाद के मूल विचारधारा क्या थी? तो समाज नहीं व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि समाज नहीं व्यक्ति महत्वपूर्ण है और मनुष्य के निर्माण में मूल में कोई सजग प्रयोजन नहीं है। मनुष्य को उसकी इच्छा के बिना ही इस संसार में धकेल दिया गया है। समाज नहीं व्यक्ति महत्वपूर्ण है ऐसा कहा गया, और मनुष्य के निर्माण के मूल में कोई सजग प्रयोजन नहीं है। मनुष्य के उसकी इच्छा के बिना ही इस संसार में ढकेल दिया गया है। जो अस्तित्ववादी थे वो इस तरह की बातें उनका मानना था, इनका कहना था। और तीसरा पॉइंट है कि मनुष्य को स्वयं अपने जीवन के अर्थ एवं प्रयोजन का निर्णय करना है। जो अस्तित्ववादी जो थे, इनमें जो लेखक हम देखते हैं उसमें सोरेन, किंकेगार्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, नीत्शे, हेडेगर, जेस्पर्स, और जो फ्रांस में जो विद्वान हुए उसमें मार्शल, सार्त्र, अल्बर्ट कामू, ये सब अस्तित्ववादी लेखक थे। यहाँ पे एक दो नाम बहुत ही ध्यान रखने वाली है, उसमें है सोरेन जो कि अस्तित्ववादी के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मार्शल और सार्त्र, कामू जो कि फ्रांस के लेखक थे। इनको हमेशा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववादी लेखक नहीं है। 3 नाम दे दिए जाएंगे और एक चौथा नाम होगा जो कि नहीं होंगे, और कई बार इसमें से कोई एक नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से अस्तित्ववादी लेखक है। तो अगर हम यूजीसी नेट वगैरह का या फिर कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ कि मानव अपनी चेतना के साथ ही अस्तित्ववान रह सकता है, ऐसा माना गया कि अपनी चेतना के साथ, अपनी सोच के साथ, और मानव का अस्तित्ववाद की केंद्रीय विषय वस्तु रहा। इसमें अन्य वस्तुओं को यहाँ पे केंद्र में नहीं रखा गया, सिर्फ मानव को यहाँ पे केंद्र में रखा गया। इसीलिए अंधा युग यहाँ पे बोला गया कि अंधा युग पे अस्तित्ववादी दर्शन है। आगे हम देखते हैं कि मैंने तीसरा पॉइंट बोल दिया था। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र है और वह अपने कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी है मनुष्य पे ही केंद्रित है चीज़ें। मनुष्य जो भी करता है वो अपने लिए करता है, जो भी उसका परिणाम आता है वो मनुष्य का स्वयं का किया हुआ होता है। मनुष्य की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ज़बरदस्ती उस तरफ ढकेला जाता है। 5वां पॉइंट है, मनुष्य और विनाश अटल सत्य है जिनसे रक्षा करना, जिसे रोकना असंभव है। अतः अस्तित्व का संकट हर क्षण बना रहता है। 6वां पॉइंट है, मनुष्य को जीवन में केवल पीड़ा, संत्रास, हताशा, अनास्था, टूटते विश्वास है, ये सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ती है मनुष्य को जो पूरे जीवन में आगे बढ़ता है। वह स्वयं को अकेला, कटा हुआ, आत्मनिर्वासित अनुभव करता है तथा पीड़ा भोगता रहता है। मनुष्य का ईश्वर में विश्वास नहीं रह गया है, इसके लिए ईश्वर मर गया है। अच्छा, ये भी प्रश्न एक पूछा जाता है कि ईश्वर मर गया है कौन लोग कहते हैं? तो अस्तित्ववादी लोग कहते हैं कि ईश्वर मर गया है, ईश्वर में उनका विश्वास नहीं रहता है। अस्तित्ववाद दर्शन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के विचारकों के चिंतन का परिणाम है, और चूंकि युद्ध के बाद की स्थितियां अत्यंत पीड़ादायक थी, अतः इस दर्शन में हताशा, अनास्था, भय, आसन्न संकट की आशंका के स्वर ही प्रमुख हैं। धर्मवीर भारती इस दर्शन से प्रभावित रहे हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा राइटर है, या पूछा जाता है कि धर्मवीर भारती किस दर्शन से प्रभावित रहे हैं, तो वो अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को हम देखें, और यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और सार्त्र जो थे वो कहते हैं कि ईश्वर मर चुका है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा कि ईश्वर मर चुका है? तो सार्त्र ने कहा था। और अस्तित्ववादी लोग यही मान के चलते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसीलिए मनुष्य जो है वो कष्ट झेलता है। अस्तित्ववादी परंपरागत विश्वासों, आस्था, नैतिक नियमों आदि के विरोधी हैं। वो लोग नहीं मानते हैं कि जो
परंपरा है या विश्व नैतिकता है, आस्था है, वे ईश्वर, परलोक, आत्मा, परमात्मा, पूर्व जन्म, भाग्य, पाप, पुण्य इत्यादि की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इन चीज़ों को कहते हैं कि नहीं, इसकी वजह ये सब नहीं होता है और मनुष्य जो है वो दुख और पीड़ा झेलता है। तो अस्तित्ववादी जो थे उनमें अगर भारतीय हिंदी लेखकों में अगर हम देखते हैं तो नई कविता इससे प्रभावित रहा है और प्रयोगवादी भी इससे प्रभावित रहे हैं। इनमें जो राइटर्स के नाम अगर हम देखते हैं तो अज्ञेय मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, शांता सिन्हा, भारत भूषण, ये सब जो थे वो ऐसी ही रचनाओं को लिखते थे जिसमें कुंठा हो, निराशा हो, पीड़ा हो, अनास्था हो। और ये सब जो थे अस्तित्ववादी जीवन दर्शन को स्वीकारने वाले लोग थे। तो इस तरह से दो प्रश्नों को यहाँ पे मैंने समाहित किया है। और दो क्या, आप अगर बीच में एक लेके चले तो तीन प्रश्न यहाँ पे दृष्टव्य हैं, दिखाई पड़ते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है यथार्थवाद और अति यथार्थवाद में जो अंतर है, तो आप यहाँ पे अगर समझ चुके हैं तो उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह देखते रहिए। नोट्स आपको छोटे छोटे अपनी भाषा में मिलते रहेंगे और मुझे बढ़ावा दीजिए ताकि मैं प्रेरित हूँ और भी नोट्स बनाने के लिए। धन्यवाद।